उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रशिक्षण अकादमी में आपका स्वागत है, जहां एएनएम, मेडिकल अधिकारी और विशेषज्ञ एक साथ आकर उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थितियों के बारे में जानते हैं और अपना अनुभव साझा कर माताओं और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम के लिए मिलकर काम करते हैं। आज हम उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति, सांस की तकलीफ यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की पहचान, उसके उपचार और प्रबंधन के बारे में सीख रहे हैं। लेकिन पहले आइए हमारे विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से मिलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर करिश्मा थरियानी, एक सलाहकार प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, नई दिल्ली में। आज हम सांस की तकलीफ या डिस्निया की समस्या के बारे में बात करेंगे, जो गर्भावस्था की एक आम शिकायत है। इतनी ज्यादा कि 50% तक गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय सांस लेने में परेशानी की शिकायत कर सकती हैं। ज्यादातर ये शिकायत रोगी के कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम में गर्भावस्था के कारण होने वाले सामान्य शारीरिक परिवर्तनों के कारण होती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि गर्भावस्था रोगी के हृदय और रेस्पिरेटरी सिस्टम के तनाव का कारण भी हो सकती है। तो गर्भवती महिला की सांस लेने में कठिनाई एक निदान न हुई दिल या सांस संबंधी बीमारी का मुख्य लक्षण भी हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था में सांस की तकलीफ के विभिन्न कारणों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज गर्भावस्था में सांस की तकलीफ के विभिन्न कारणों और उनका निदान और उनके प्रबंधन के सही तरीकों को समझने में हमारी मदद करेंगी डॉक्टर पूनम, जो मातृ एवं गर्भस्थ शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरिष्ठ सलाहकार हैं CFMC न्यू दिल्ली में। वेलकम डॉक्टर पूनम। थैंक यू डॉक्टर करिश्मा। डॉक्टर पूनम, बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में सांस लेने की तकलीफ होती है। सामान्य रूप से शारीरिक सांस की तकलीफ के क्या कारण हैं? सही कहा, लगभग 50% महिलाओं को सांस की तकलीफ होती है और जब गर्भवती महिलाएं 30 सप्ताह के आसपास पहुंचती हैं तो ये लगभग 70% तक बढ़ जाती है। अब एक सामान्य कारण है बढ़ता प्रवाह, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, जो गर्भधारण और गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। और ये श्वसन गति जो गर्भावस्था के दौरान स्थिर रहती है, मिनट वेंटिलेशन को तेज कर सांस की तकलीफ को और बढ़ाता है। अब ये ज़रूरी है कि हम सांस की तकलीफ के शारीरिक कारणों का अंतर समझें, खास तौर पर मिनट वेंटिलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि शिशु के बढ़ने पर डायफ्राम के नीचे पेट और फेफड़ों पर दबाव के कारण गर्भवती महिलाओं में सांस लेने की तकलीफ बढ़ती है। इसलिए सांस की तकलीफ के शारीरिक यानी फिजियोलॉजिकल और रोगजनिक यानी पैथोलॉजिकल कारणों में अंतर करना ज़रूरी है। जब कोई गर्भवती महिला ANM के पास सांस की तकलीफ लेकर आती है तो ANM को उसे क्या सलाह देनी चाहिए? ANM को विस्तृत विवरण यानी हिस्ट्री लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि सांस की तकलीफ के कोई अन्य विशेष कारण तो नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों के अलावा कुछ अन्य अंदरूनी कारणों से भी हो सकता है। तो इसमें शामिल है अस्थमा यानी दमे की तरह सांस लेने में तकलीफ, जिसमें रोगियों को घरघराहट होगी, या सीने में दर्द, खास तौर पर रोगी की आराम की अवस्था में सांस फूलना ANM के लिए चेतावनी है, किसी दिल से जुड़ी परेशानी की वजह से सांस फूलने की। इसी तरह यदि महिला को दस्त या उल्टी हुई है तो ये मेटाबॉलिक कारणों से जुड़ी सांस की तकलीफ हो सकती है। इसलिए विस्तृत विवरण यानी हिस्ट्री लेने के दौरान यदि किसी और समस्या का पूर्व विवरण नहीं मिलता है तो ANM मरीज का प्रबंधन अपने स्तर पर कर सकती है और उसकी हिम्मत बढ़ा सकती है। तो जैसा कि आपने समझाया कि रोगी के विस्तृत विवरण और जांचों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी को सांस की तकलीफ शारीरिक कारणों से लगती है, तो ऐसी गर्भवती महिलाओं को क्या सलाह देनी चाहिए? इन महिलाओं को गर्भावस्था में ही आहार लेने की सही सलाह देनी चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि महिला फॉलिक एसिड और आयरन की दवाई ले, क्योंकि एनीमिया सांस की तकलीफ के सबसे खास कारणों में से एक है। हाइड्रेशन यानी पानी पिएं, पर्याप्त आराम और थोड़े व्यायाम की भी आवश्यकता है। तो ज़रूरी है कि ANM रोगी और उसके परिवार को ये सब समझाए।
जाहिर है कि एएनएम को स्थिति पर लगातार नज़र रखनी होगी और परेशानी बढ़ने पर एएनएम रोगी को तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित करना होगा। तो खास तौर पर हमें ये याद रखना चाहिए कि जब किसी महिला को शारीरिक वजह जैसे गर्भावस्था के कारण सांस की तकलीफ होती है तो वो परेशानी कोई कार्य करते समय होगी, ना कि आराम की अवस्था में। यानी महिला में कोई दूसरे हृदय या रेस्पिरेटरी संबंधी लक्षण नहीं दिखेंगे। ऐसी स्थिति में महिला को केवल उसके आहार, आयरन, फॉलिक एसिड की सही खुराक और आराम पर ध्यान देना होगा। तो डॉक्टर पूनम, अगर कोई गर्भवती महिला सांस की तकलीफ लेकर आती है और जांच में एएनएम को असामान्य परिणाम मिलते हैं, जैसे बढ़ा हुआ श्वसन दर या छाती से असाधारण आवाज, तो इन स्थितियों में एएनएम क्या करे? अगर बीमारी के पूर्व विवरण में रोग जनिक यानी पैथोलॉजिकल कारणों का पता चलता है जिनकी हमने बात की है, अगर जांच किसी रोग से जुड़े कारण की तरफ इशारा करे या जांच में श्वसन गति 18 से अधिक हो, बुखार, खांसी, सीने में दर्द या घड़घड़ाहट हो, ऐसा कोई भी लक्षण मिलते ही एएनएम महिला को उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र संदर्भित करें। इस बीच वो लक्षणों के आधार पर कुछ दवाएं लिख सकती हैं। उदाहरण के लिए एएनएम रोगी को डेरिफाइलिन दे सकती हैं। वो एमॉक्सिलिन या एजिथ्रोमाइसिन के रूप में एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी दे सकती हैं या कभी कभी जरूरत महसूस होने पर फ्यूरोसेमाइड 40 मिलीग्राम भी दे सकती हैं। लेकिन महिला को जल्द से जल्द प्रथम संदर्भन इकाई को संदर्भित करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी एएनएम को लगे कि मरीज किसी पैथोलॉजिकल कारण से सांस नहीं ले पा रही है, तो एएनएम को याद से उस महिला की दवाओं, ऑक्सीजन इत्यादि के द्वारा आपातकालीन देखभाल करनी होगी और साथ ही परिवार को स्थिति समझाकर मरीज को तुरंत उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र संदर्भित करना होगा। डॉक्टर पूनम, अगर मरीज पैथोलॉजिकल कारणों की वजह से सांस की तकलीफ लेकर मेडिकल ऑफिसर से मिले तो वो रोगी की देखभाल कैसे करे? तो पहले मेडिकल अधिकारी को मरीज का विस्तृत विवरण लेना चाहिए, जिसमें सांस की तकलीफ के कारण का जिक्र होना चाहिए और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसके कारण कार्डियक, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक संबंधी हो सकते हैं, तो जांच या परीक्षण इसी दिशा में होनी चाहिए। इसलिए मरीज के विस्तृत विवरण और जांच करने के बाद अगर और परीक्षण की आवश्यकता हो तो नियमित परीक्षण के साथ किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और अगर ज़रूरत हो तो एक्सरे, जो गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। और समस्या के कारणों पर ध्यान रखते हुए हृदय रोग या श्वास रोग चिकित्सकों से भी मल्टीडिसिप्लिनरी इनपुट को लेना चाहिए। और आमतौर पर प्रसव संबंधी देखभाल एवं प्रबंध पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है और ना ही सिजेरियन इसका कारण है। सिर्फ जब मरीज की स्थिति बहुत गंभीर हो तो हमें सिजेरियन ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। आमतौर पर सामान्य प्रसव संभव है और सिजेरियन ऑपरेशन प्रसूति संबंधी कारणों के लिए ही रखा जाता है। इसलिए मेडिकल अधिकारी को भी ये याद रखना जरूरी है कि वो मरीज का विस्तृत विवरण जरूर ले और उसकी पूरी जांच करे ताकि वो स्वास्थ्य समस्याओं का निदान कर सके। और फिर इसी निदान यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के आधार पर मेडिकल ऑफिसर रोगी को आपातकालीन देखभाल मुहैया कराएगा, जिसमें नेबुलाइजेशन, परीक्षण या फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन इत्यादि शामिल हो सकते हैं। और फिर मरीज को तुरंत उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र को संदर्भित करें। डॉक्टर, जब किसी मरीज को प्रथम संदर्भन इकाई में भेजा जाता है तो वहाँ उसका प्रबंधन कैसे होता है? तो प्रथम संदर्भन इकाई में कोई विशेषज्ञ मौजूद होते हैं जिनकी मरीज की समस्या के हिसाब से आवश्यकता होती है, जिसमें श्वास रोग चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। अगर स्थिति गंभीर है तो ऐसे रोगियों को आईसीयू की गहन देखभाल में भेजा जा सकता है और डिलीवरी ऐसी जगह पर की जाती है जहां ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन और अन्य उपकरण मौजूद हों। ऐसे में वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिस्ट और आईसीयू विशेषज्ञ का होना जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर पूनम, इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए। आज हमने सीखा कि गर्भावस्था के दौरान करीब 50% महिलाओं को शारीरिक कारणों से सांस की तकलीफ यानी डिस्निया हो सकता है, लेकिन कईयों में यह अंदरूनी हृदय या रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारी का संकेत हो सकता है।
प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि विस्तृत विवरण और गहन जांच के द्वारा हम ज्यादातर परिस्थितियों में गर्भावस्था में सांस की समस्या के शारीरिक और पैथोलॉजिकल कारणों में अंतर करने में सक्षम होंगे। जिन गर्भवती महिलाओं को सांस की तकलीफ होती है उन्हें तुरंत विशेषज्ञ के पास संदर्भित करें ताकि उनकी पूरी जांच हो सके और यदि कोई गंभीर कारण नहीं मिलता है तो उन्हें आश्वस्त किया जा सके। ज्यादातर महिलाओं का उपचार आउटपेशेंट की तरह होगा। कुछ ही मरीजों को आईसीयू में देखरेख की जरूरत होगी। गर्भावस्था में सांस की तकलीफ के प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे प्रोटोकॉल्स देखें। धन्यवाद। गर्भावस्था में सांस की तकलीफ की पहचान, प्रबंधन और उसके उपचार के बारे में बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए प्रोटोकॉल देखना ना भूलें।